नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। कार्यक्रम है जागो नागरिक जागो। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने के अधिकार देते हुए कहा था कि उनके वैवाहिक होने या न होने के आधार पर कोई भी पक्षपात संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आसान भाषा में आज हम अपने कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं और उन्हें किस तरीके से अधिकार मिला है। आज हमारे साथ है जानी मानी कानून विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह। सबसे पहले तो उनका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करेंगे और आप तमाम दर्शकों के लिए ये भी हम बता रहे हैं कि आकांक्षा सिंह का कानून के मामले में बहुत लंबा अनुभव है। वह दशकों से लगातार कानून के क्षेत्र में काम करती रही हैं। उन्होंने अपने कानून की पढ़ाई नेशनल लॉ स्कूल से किया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपटीशन लॉ में भी उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? हम बस बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल यही है कि आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि अगर एक स्त्री को अपने गर्भपात कराने का अधिनियम सॉरी अगर किसी स्त्री को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको एमटीपी एक्ट हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ तरह की क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड की गई हैं कि अगर वो उनको मीट करती है तो उसको 12, 20, 24 या फिर 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराने का उसको राइट, वो अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके उसका डिसीजन ले सकती है अपने हिसाब से। अभी तक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, जबकि अगर एक स्त्री का विवाह हो रखा हो तो उसको ये एमटीपी एक्ट के अंदर ज्यादा सहूलियत थी, वर्सेस अगर कोई लेडी को की शादी नहीं हो रखी थी तो उनके पास इतने राइट्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने उन्होंने मेन चीज ये कही है कि अगर किसी स्त्री का विवाह ना हो रखा हो और 24 हफ्ते तक ये गर्भ में अगर वो उसको गिराना चाहे या फिर अपना गर्भपात कराना चाहे तो उन्हें भी जिस तरह से विवाहित स्त्री को छूट मिलती है तो वैसे ही अविवाहित स्त्री को भी मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट ने कही है कि अगर किसी स्त्री के साथ उनका पति जबरन उनके साथ रिश्ते बनाए, जब उनके साथ क्या वैवाहिक दुष्कर्म के परिणाम से उनको गर्भ हो तो वो उसको जैसे कोई और दुष्कर्म के अंदर आपको परमिशन मिलती है कि आप अपना गर्भपात करवा सकती हैं, तो उसको मैरिड वुमन को भी अपने हस्बैंड के थ्रू अगर गर्भ मिला है तो वो उसको भी गर्भपात करवा सकती है। लेकिन मैम, सवाल ये भी उठता है ना कि क्या जो 22 से 24 सप्ताह का जो मामला बार बार आ रहा है, क्या वही एकदम पूरी तरीके से तय है या ऊपर नीचे हो सकता है? तो जो लॉ है उसने एक्चुअली ये चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिख रखी हैं कि अगर 20 सप्ताह तक वो लेडी अपने डॉक्टर के साथ सलाह में ये मानते हैं कि उसको या तो शारीरिक तरीके से या मानसिक रूप से वो बच्चे के लिए तैयार नहीं है, उसको अगर वो चाहे या फिर भ्रूण में कुछ विकृति है या फिर औरत की जिंदगी को कुछ खतरा हो सकता है, तो उसे आराम से एक खाली एक डॉक्टर की, एक चिकित्सक की राय चाहिए और कोई भी जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं अंडर द एमपीपी एक्ट उनके थ्रू वो अपना गर्भपात करवा सकती हैं। 24 हफ्ते तक के लिए उन्होंने थोड़ा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है इसलिए थोड़ा सिलेक्टेड एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर उसके साथ यौन हमला हुआ हो या नाबालिग हो या फिर उसके साथ शारीरिक में परेशानी हो या मानसिक रोग हो या फिर वो किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हम कहते हैं उसके बीच में उसको बर्बाद करने की जरूरत पड़े, या फिर जो कि और कोर्ट इस केस में डिस्कशन किया गया था वो है कि अगर उसका गर्भावस्था के ड्यूरिंग उसका वैवाहिक जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। जो एक्ट में एग्जाम्पल दे रखे थे, कहा था कि अगर वो सपोज विडो हो जाती है या फिर उसको उसका डिवोर्स हो जाता है तो वो गर्भपात करवा सकती है। ये जो सिलसिला है, ये जो मसला है, ये एक अविवाहित
स्त्री की याचिका थी, जिनके को और उन्होंने उसके बाद कोर्ट में याचिका लगाई, जो कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया कि ये जो एक्सेप्शन बनाया गया है, कई बार होता है कि अगर स्त्री की शादी हो रखी है, पति उसको सिर्फ छोड़ के चला जाए, तलाक ना दे, फिर भी उस केस में आपको उतना ही गर्भपात का आपके पास राइट होना चाहिए अगर आपके पास डिवोर्स हो रखा हो। और इसीलिए अगर विवाहित स्त्री को आप ये दे रहे हो राइट, तो आप अविवाहित स्त्री को कैसे उससे ले सकते हो? मैम आपने दोनों ही टॉपिक जो थे उस पे आपने काफ़ी विस्तार से बताया, लेकिन ये बात सभी के लिए है कि आपको अगर इस तरह के कदम बढ़ाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी होगी। ये आपके लिए बेहद ये ज़रूरी है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। जी हाँ, ये इनफैक्ट कानून के अंदर भी यही है कि, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो कानून के अंदर कहते हैं पंजीकृत चिकित्सक, उनके सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपको परमिशन, आपको जो ओपिनियन देंगे, वो आपकी राय देंगे, आपको आपका ट्रीटमेंट देंगे, उसी के बेसिस पे आप जाके फिर एक रजिस्टर्ड क्लिनिक पे ये काम करा सकते हैं। आप गर्भपात अपने आप से या कहीं घर पे नहीं करा सकते। देश में नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात हो रही है और ऐसे में ये बड़ा फैसला है, तो इस फैसले का समाज में क्या असर होगा ये हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। इस फैसले का आई थिंक काफी असर होना चाहिए। दो मेन चीजें हैं कि एक तो अविवाहित स्त्रियों को, और विवाहित स्त्री जिनको जिनकी घर की जिनकी घर की सिचुएशन खराब हो, जिनके साथ उनके पति ऐसे हिंसात्मक एक्ट करते हैं, उन लोगों को अपनी ये स्वास्थ्य तरह की चीजें, जब भी उनको डॉक्टर के पास जाना, अगर उनको ऐसा कोई मेडिकल प्रोसीजर एक्चुअली में चाहिए, तो लॉ उसमें ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा, आप वो वाला प्रोसीजर करवा सकते हो। दूसरा, जब हमने देखा है कि जब भी लॉ चेंज होती है तो सोसाइटी में वो धीरे धीरे करके बदलाव आता है, लोग अगली पीढ़ी उसको आसानी से एक्सेप्ट करती है, और लॉ और सोसाइटी जैसे इवॉल्व होता है, दोनों साथ साथ इवॉल्व होते हैं, तो होपफुली इससे चीजें काफी आगे जाके लोगों के लिए बेटर होंगी। मैम लेकिन एक सवाल मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं और भारत में एक सामूहिक परिवार का बड़ा दायरा है। अभी भी लोग सामूहिक परिवार में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक विवाहित महिला नहीं चाहती कि मैं अभी गर्भावस्था धारण करूं, लेकिन परिवार का दबाव होता है, पति का दबाव होता है। ऐसे में क्या वो ये फैसला ले सकते हैं कि नहीं, मेरा परिवार नहीं चाहता है लेकिन मुझे अभी बच्चे को जन्म नहीं देना है और मैं इसका गर्भपात कराती हूँ? क्या उस स्थिति में भी उस औरत को ये अधिकार मिला है कि वो जाकर गर्भपात करा सकती है? जी हाँ। सो इसमें ये जो डिसीजन लेना है, वो स्त्री और उसके डॉक्टर के साथ होगा। इसमें पति की भूमिका इसमें नहीं है। पति की भूमिका एक सिचुएशन में है, बट वो भी मतलब इन अ एक्ट ऑफ प्रोसेस। जब इसमें फाइनली आपको डिसीजन लेना होता है कि ये करना है या नहीं करना है, इसमें दो ही लोग जाएंगे, इसमें स्त्री होगी और उसका डॉक्टर होगा। इसके अलावा, क्योंकि कई बार हम ये भारत जैसे देश में हमने देखा है, अभी कई स्त्रियां हैं जिनको, जैसे आपने कहा, वो अपने दबाव में रहती हैं, उनको परमिशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो कई बार अगर उनको आप फोर्स करो, क्योंकि हमने देखा है कई जगह लड़की की प्रेफरेंस के लिए कई बार स्त्रियों से उनको बार बार उनसे बच्चा करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका इंटेंशन ये है कि स्त्रियों के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका शरीर है। एक स्त्री को अगर ये एक इफेक्टिवली एक काफी बड़ा हेल्थ प्रोसीजर हो जाता है, द एंटायर प्रेगनेंसी, तो वो आप उसको उसकी विल के बिना फोर्स नहीं करवा सकते। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मैम अगला सवाल यही है कि गर्भपात को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है? जो अब तक भारतीय कानून है वो क्या कहता है गर्भपात को लेकर? तो भारतीय कानून एक्चुअली में शुरू जब हुआ था आईपीसी के तहत, किसी भी तरह का गर्भपात इलीगल था। अगर किसी ने औरत की सहमति या बिना सहमति के उसको मिसकैरेज करवाया, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। इसलिए 1971 में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लाया गया। आज के दिन में, ऐसा हमने कहा, 20 सप्ताह तक डॉक्टर और
स्त्री डिसीजन ले सकते हैं कि अगर उसकी मानसिक स्थिति नहीं है, उसकी शारीरिक स्थिति नहीं है, उसको नहीं करना है, तो वो गर्भपात करवा सकती है। 20 से 24 तक के लिए उन्हें एक्सेप्शंस में होना होता है कि या तो उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, या वो नाबालिग है, या फिर उसकी स्थिति बदल गई है, या फिर वो किसी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है। 24 हफ्ते के आगे सिर्फ तभी गर्भपात की अनुमति मिलती है जबकि या तो वो भ्रूण में कोई इतनी ज्यादा विकृति हो कि जो बच्चा उसमें से उत्पन्न होगा वो शारीरिक और मानसिक तरीके से ठीक नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ असमानताएं होंगी, या फिर वो औरत की जिंदगी का सवाल है कि जब हो सकता है कि अगर उसको आप पूरा प्रेगनेंसी वो सरवाइव ना कर पाए, तो उन एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देता है। क्योंकि हमने एक केस देखा था जिसमें 34 सप्ताह पर गर्भपात की परमिशन दी गई थी क्योंकि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं होनी थी। तो इसलिए ऐसे केसेस में ये सिचुएशन। मैम, आपसे जितनी सवाल करो वो कम ही लग रहा है, लेकिन खैर अभी भी सवाल काफ़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देती रहें। तो एक और सवाल ये है कि विवाहित और अविवाहित कानून इसको लेकर जो अधिकार देता है वो किस तरह के अधिकार देता है लड़कियों के लिए? इस केस में अब इस ऑर्डर के बाद दोनों की सिचुएशन सेम है ऑलमोस्ट। पहले काफी डिफरेंस था। पहले हमने कहा कि अगर वैवाहिक परिस्थिति बदल जाती है तो ये ऑब्वियसली सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए अलाउ हो रहा था। कहते हैं क्योंकि अगर तुम्हारा डिवोर्स होगा तभी अगर शादी हो तब। सिमिलरली अगर आपका निरोध जो आपका गर्भ निरोध को आपका जो भी इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो फेल हो जाए, या तो उसमें जो उसकी वर्डिंग थी कि या तो लेडी या फिर उनके हस्बैंड के द्वारा यूज किया गया गर्भ निरोध, वो लैंग्वेज बदल दी थी 2021 में टू से वुमन एंड हर पार्टनर, टू स्पेसिफाई कि अगर इसमें शादी ना भी की हो, अगर आपकी गलती से हो गया है और आप उसको गर्भपात करवाना चाहती हैं और आप उस टाइम के अंदर फॉल करती हैं तो आपको ये अनुमति मिल सकती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस जो बचा था ये अब होपफुली इस ऑर्डर के बाद कहीं डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अगर मतलब कुल मिला के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो वो एक निश्चित समय सीमा में 20 से 24 सप्ताह के भीतर करा सकती हैं, कुल मिलाकर, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, यही कानून कहता है। बिल्कुल। और अगर वो उन क्वालिफिकेशंस उन परिस्थितियों में फॉल करती हैं जिनमें वो अनुमति दे सकती है। बस ये है कि आपने कहा विवाहित और अविवाहित में कोई भेदभाव करना परमिटेड नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो असंवैधानिक होगा। बिल्कुल। लेकिन मैम हम सप्ताह की तो बात कर रहे हैं कि इतने सप्ताह के भीतर गर्भपात सुरक्षित होता है, लेकिन क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयु सीमा का भी जिक्र किया गया है कि अगर इस आयु की लड़की है तो उसका गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं है या नहीं कराया जा सकता, कुछ ऐसा है? ये ऐसा ऑर्डर्स आ रखे हैं, कई हमने देखा है, किसी किसी केस में ऐसा हुआ है। कानून ऐसा नहीं कहता है, बट यस अगर वो लड़की नाबालिग है तो उस केस में जो है हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस वो जब आ जाता है देन उसमें आपकी अलग तरह की लाइबिलिटीज भी लग जाती हैं। इसलिए नाबालिग, जैसे एक केस में आई थिंक लड़की सिर्फ 10 साल की थी और उसको कहा गया था कि अगर उसका गर्भपात कराए तो काफी डेंजरस होगा, उसकी बॉडी शायद झेल ना पाए, बट उस केस में भी उसको काफी कंट्रोवर्शियल माना गया था। तो जबकि कानून ऐसा कहता है, बट हाँ कई ऐसे जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़की काफी यंग है, वो ऐसा नहीं झेल पाएगी। मैम एक सवाल ये है, एक महिला है, वो गर्भपात कराना चाहती है और उसके लिए शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा कानूनी प्रक्रिया क्या है, स्टेप वाइज बता दीजिए प्लीज। तो इसमें शुरू अगर वो करवाना चाहती है तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर एक आपका रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, वो अगर आपको उनके साथ आप डिस्कस करो और आप उन क्वालिफिकेशन में फॉल करते हो और आप उनको तो 20 हफ्ते तक वो आपको थोड़ी मतलब ज्यादा आपको छूट मिलती है। 20 से 24 के बीच में अगेन वो क्वालिफिकेशंस कम हो जाती हैं, आपको सिर्फ कुछ ही चीजों में अगर आप फॉल करते हो तब आपको गर्भपात परमिटेड है।
24 हफ्ते के बाद अगर आपको, पहले वाले में 20 हफ्ते तक आपको एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, 20 से 24 तक आपको 2 डॉक्टरों की सलाह चाहिए, और 24 के बाद अगर आपको करवाना हो, आपको जैसे पता चलता है कई बार 28वें हफ्ते में कि बच्चे में कुछ भ्रूण में कुछ ज्यादा ही विकृति है, तब आपको जाना पड़ता है चिकित्सा बोर्ड के पास। चिकित्सा बोर्ड ये डिसीजन देता है कि आपको उसमें गर्भपात परमिटेड होना चाहिए कि नहीं, और इसमें कहा 24 हफ्ते के बाद सिर्फ तभी होता है या तो बच्चे में कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी, नहीं तो माँ की जान को खतरा है। तो उन केस में अगर मेडिकल बोर्ड ने मना किया, तब आप जाते हो कोर्ट। तो हम जब भी कोर्ट में मैटर देखते हैं, जब ये आ रहे हैं, तो ये सब मेडिकल बोर्ड के थ्रू होके ही आ रहे होते हैं। तो इस केस में भी ये मेडिकल बोर्ड ने मना किया था, और ये आके याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट में भी जाना जरूरी है? अगर आपको आपको जरूरत हो और आपकी मेडिकल बोर्ड ने मना कर दी, आपको अनुमति नहीं दी है, तो आपके पास छूट है कि आप कोर्ट के पास जाके एक बार और याचिका लगा सकते हो, और आपको एक बार और मौका मिलता है अपना केस सुनाने का। तो जैसे इस केस में ये लेडी, बिकॉज ये अविवाहित थी, इसलिए इनको ये अनुमति नहीं मिली, बिकॉज क्योंकि कानून अभी तक ये अविवाहित लेडियों के लिए नहीं था। जब कोर्ट के पास, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मैटर देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस केस में ये फेरबदल नहीं होना चाहिए, ये इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। मेडिकल बोर्ड को जो होता है अपना डिसीजन 3 दिन में देना होता है, तो आइडिया है कि ये जितना जल्दी से प्रोसेस हो जाए, बिकॉज इसका टाइम पीरियड काफी सेंसिटिव है इस केस में। मैम, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल यही है कि रेप के मामले में अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भपात को लेकर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो उसके लिए अगेन इस केस में क्योंकि कई केस में अभी तक ने देखा था, जब कोई औरत क्लेम करती थी कि ये गर्भ एक दुष्कर्म का या बलात्कार का परिणाम है, तो लोगों से एफआईआर मांगते थे। या फिर अगर जिसने ये जो परपेट्रेटर है, अगर ये उसका पति है या उसका तो उसको वो मानते नहीं है, बिकॉज मैरिटल रेप इज नॉट इलीगल इन इंडिया एज सच। तो इस जजमेंट ने ये चीजें काफी क्लैरिफाई करी है कि एक तो अगर औरत चाहे, अगर वो कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसको एफआईआर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये उसके और उसके डॉक्टर और या फिर मेडिकल बोर्ड के बीच का डिसीजन है। एंड सिमिलरली अगर दुष्कर्म उसके पति ने किया है, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं माना जा सकता है। जैसे बाकी सब यौन हमलों के मामलों में आपको परमिशन मिलती है गर्भपात कराने की, तो उस केस में विवाहित लेडी को भी ऐसे ही परमिशन मिलेगी। लेकिन मैम, क्या अगर जैसे पीड़िता यहाँ पे एडल्ट है तो उसके लिए कोई अलग कानून है, और अगर पीड़िता नाबालिग है तो क्या उसके लिए कोई अलग कानून है? तो पीड़िता अगर नाबालिग है तो उसको इसके अंदर थोड़ी ज्यादा छूट है गर्भपात कराने के लिए। पर अगर वो ना, और बाकी जो ये लॉ है, ये अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब ऑब्वियसली मेजॉरिटी एज पे अप्लाई करती है। अगर वो नाबालिग है तो उसके लिए ऑल्सो पॉस्को, जो अपन ने डिस्कस किया था, पॉस्को भी अप्लाई करता है। और पॉस्को में अगले सवाल में वहीं पे तो आने चलिए वाला था उसकी मैं। फिर बात करेंगे, क्योंकि पॉस्को इस एमटीपी में कभी कभी थोड़ा इशू मानते हैं लोग। हम्म और एडल्ट के केस में वही कानूनी प्रक्रिया जो अपने अब तक आपने डॉक्टर की बताया सलाह वही होगा। चाहिए, एक या दो, या फिर मेडिकल बोर्ड। एंड उसके बाद अगर आपको परमिशन ना मिले तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। एक माइनर के केस में, नाबालिग के केस में, उसके गार्डियन या उसके पेरेंट की कंसेंट भी चाहिए होती है। तो वो डॉक्टर बच्चे की कंसेंट से ज्यादा पेरेंट की कंसेंट होती है, जिसमें थोड़ा कभी कभी इशू हो जाता है, बिकॉज इंडिया में बाल विवाह भी काफी प्रेवलेंट है। हमने देखा है कि नाबालिग लेडीज कई बार, तो उस केस बिल्कुल। में कंसेंट उस बच्ची की होनी चाहिए या उसके गार्डियन की होनी चाहिए। ये एक मुद्दा है जो कि अभी भी काफी डिबेट चल रहा है। तो मैम, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, पॉक्सो को लेकर क्या प्रावधान इसमें किया गया है, तो वो बता पॉस्को दीजिए। के अंदर जो इशू मानते हैं, अगेन जैसे आपने कहा कि कई बार बच्चे, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी भी शादी हो गई होती है, तो उस केस में पॉस्को के एप्लीकेशन में भी जैसे केस डिस्कशन चल रहा है, जो एमटीपी एक्ट के अंदर उसमें गार्जियन की कंसेंट चाहिए।
दूसरा पॉस्को के अंदर जो इशू होता है वो कहते हैं मैंडेटरी उसका रिपोर्टिंग करनी होती है। आपको बताना पड़ता है कि अगर आपको कभी किसी नाबालिग बच्चे के साथ कोई यौन हमला हुआ है तो जो डॉक्टर है उसको नेसेसरीली ये आगे प्रोसेस करनी पड़ती है, जिससे कई बार प्रोसेस डिले भी हो सकती है। ये एमटीपी की जो प्रोसेस है, कई बार लोग इस वजह से कि उन्हें मैंडेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ये गांव की शादी है और उन्हें पता है 17 साल की लड़की है, तो उस केस में उनको कई बार ये डिनाई कर दी जाती है, उनको फ्रीडम, उनको उनका राइट, बिकॉज उनको मैंडेटरी रिपोर्टिंग नहीं करनी है पॉस्को के अंदर। तो इसलिए इन दोनों में अभी होपफुली सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जजमेंट वुड क्लैरिफाई कि ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे उसको आगे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मैम आपने इस पूरे मामले पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कानूनी विषयों पर आपसे लगातार बात होती रहेगी और हम ऐसे ही अपने दर्शकों को लगातार जानकारी देते रहेंगे। आज के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ थी आज कानून विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह। हमसे जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।